दोस्तों, आज वाली एपिसोड पढ़कर अगर आपके कमेंट ना आए तो अफसोस होगा। यही कमाल की एपिसोड है। पप्पू कैसे मुश्किल से निकल कर फिर से वापस आता है। आखिर तक लाजमी देखो। और सब दोस्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शुक्रिया। मैं रात देर से सोया मगर सुबह जल्दी उठ गया। आईजी नबील की कॉल थी। वो बोला, पप्पू, सुहेल तुम्हारे खिलाफ वारंट लेने की कोशिश कर रहा है, शायद इससे मिल जाए। तुम जरा पोश हो जाओ तो बेहतर है। मैं बोला, ओके, मैं देखता हूँ कि क्या किया जा सकता है। मैंने शिराज को कॉल की तो वो बोला, हाँ, कल रात मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। कल का वाकया मेरे नोटिस में आ चुका है। इस लड़की को रातों रात कराची शिफ्ट कर दिया गया है। मैं बोला, यकीनन बाई एयर है ना। वो बोला, हाँ, और वो समित के साथ है। कराची में वो हाक्स बे के पास एक कॉटेज में है। मैं बोला, इसका एड्रेस मुझे दे दो। इसने एड्रेस दिया तो मैंने गर्देजी को कॉल की। इसने फौरी तौर पर कॉल अटेंड की और बोला, हाँ तप्पू, बताओ क्या खबर है। मैं बोला, वो लड़की अपने मालिक के साथ कराची में है। हाक्स बे में एक कॉटेज है, आप इसे वहां से हासिल कर सकते हैं। वो सुशी से बोला, रसीली, वाह, ये काम तो सारी इंटेलिजेंस नहीं कर सकी जो तुमने कर दिया। मैं बोला, वो लोग कानून की जंजीरों में बंधे होते हैं, मेरा अपना कानून है। वो बोला, मैं अब उन लोगों को मजा दिखाऊंगा कि गर्देजी से उलझने का क्या अंजाम होता है। इसने कॉल काट दी। मैं नाश्ता करके फारिग ही हुआ था कि एसपी सुहेल पुलिस की एक मोबाइल लेकर पहुंच गया। वो बोला, ये लो वारंट है, अब चलो। मैं बोला, ठीक है, लेट्स गो। मुझे घर से गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ला गया। मेरे खिलाफ चार्ज लगाया गया था कि लाहौर में होने वाली तमाम गैंग वार के पीछे मेरा हाथ है। मुझे इंक्वायरी के लिए ले जाया गया और एक स्पेशल सेल में डाल दिया गया। रात भर मुझे स्पेशल सेल में रखा गया, जहां महज एक चादर और तकिए के सिवा कोई सामान ना था। नंगे फर्श पर सूना पड़ा। इस दिन मुझे अंदाजा हुआ कि मैं आसाइशों का आदी हो चला हूँ। गांव में चाहे जैसा भी मौसम होता मैं गुजारा कर लेता था, मगर अब यहाँ मुझे शदीद घुटन का एहसास हो रहा था। मुझे सुबह के 4 बजे ही उठा दिया गया और मुंह पर एक लिफाफा सा चढ़ाकर एक कुर्सी पर लाकर बिठाया गया। मेरे तमाम कपड़े काट दिए गए और मेरे जिस्म पर निहायत पानी का ताकतवर प्रेशर खोल दिया गया। शुरू में तो मेरी चीखें निकल गईं, फिर मैंने दांतों पर सख्ती से दांत जमाए और पूरी जिस्म की ताकत से इस तकलीफ और इस डांसिस को बर्दाश्त करने लगा। मेरे जिस्म का जोर जोर दुखने लगा। मैं सर्दी से कपकपा रहा था कि मुझे कुर्सी समेत घसीट कर एक इंतहाई ठंडे कमरे में ले आया गया, जहां एसी की कूलिंग मुर्दा घर जैसी थी। मैं जो मुकम्मल जंगी हालत में था, मुझे इस शदीद सर्द कमरे में बंद कर दिया गया। मैं पहले ही कपकपा रहा था, अब तो जैसे कुल्फी जिम गई। थोड़ी ही देर बाद मेरे तमाम असाब टूटने लगे, उंगलियां और नाखून सुन होने लगे। मजीद 10 मिनट में ऐसा लगने लगा कि जैसे जिस्म में कोई उज़्व है ही नहीं। मैंने उंगलियां हिलाने की कोशिश की तो उंगलियां महसूस ही ना हो सके। जिस्म के तमाम जोड़ फोड़ों की मानिंद दुखने लगे। मैंने किसी ना किसी तरह 10 मिनट तक खुद को बर्दाश्त करने की हिम्मत जताई रखी। फिर मेरा सांस रुकने लगा। शायद सर्दी की वजह से जिस्म जिम रहा था और मेरे अंदरूनी आज़ा भी काम करना छोड़ रहे थे। जिस्म के कोने कोने सुन थे, यानी वहां खून की गर्दिश रुक चुकी थी। अब फेफड़े भी जवाब देने लगे थे। मैंने खांसना चाहा तो मुंह से सांस ही ना खारिज हुई। मेरा जहन गशी में चला गया। मुझ पर नीम मदहोशी तारी हो गई और मुझे याद भी ना रहा कि मैं कौन हूं और कहाँ हूं। आँख खोली तो मैं इसी सेल में पड़ा था। जिस्म का जोर जोर दुख रहा था। मुझे उठने या हिलने की भी सकत ना थी। मैंने सबसे पहले पूरी ताकत लगाकर पीर के अंगूठे को हिलाने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। उन कमीनों ने मुझे पहले ठंडे पानी से नहलाया और फिर मुझे फ्रीजर में रख दिया, जिससे तमाम आज़ा शल हो गए और मैं मफलूज हो गया। अब ये पता नहीं था कि मैं मुस्तकिल मफलूज हुआ था ये सब वक्ती था। इसी वक्त दरवाज़ा खुला और एसपी सुहेल अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर इत्मीनान की मुस्कराहट थी। वो बोला, वाह पप्पू अनवर चौधरी, इतना बड़ा नाम और यहाँ इस तरह पड़ा है कि नाक पर बैठी मक्खी नहीं उड़ा सकता। मैंने जिस्म का सारा जोर इकट्ठा किया और बोला, अभी सांसें चल रही हैं तो किसी मक्खी की मजाल नहीं जो मेरी नाक पर बैठ सके। वो हंसा और बोला, अरे वाह, अभी भी दम खम बाकी है। कोई बात नहीं, अभी और भी कई इम्तिहान बाकी है। वो चला गया और मैं इसी तरह बेहिस व हरकत बैठा रहा। मेरा जिस्म शाम के बाद कुछ हरकत में आया। मैं हिलने के काबिल हो गया, मगर उठकर खड़ा होना अब भी नामुमकिन था। मेरा जिस्म बुखार में तप रहा था और मैं नीम बेहोशी की कैफियत में था। एक बार फिर मेरे मुहाफिज मुझे उठा कर ले गए। इस बार एक इंतहाई बदबूदार कमरे में ला फेंका, जो बहाल होने पर अंदाजा हुआ कि यहाँ हजारों की तादाद में मच्छर थे।
इस काल कोठरी के किनारे पर एक गटर था जिसमें शायद तमाम हेडक्वार्टर का गलीज पानी इकट्ठा होता था। मच्छरों की अफजाइश वहीं हो रही थी। ये शीशे के दरवाजे वाला सेल था, यानी वो मुझे इस तरफ से देख रहे थे। मच्छरों ने जब एक नए इंसान को देखा तो मुझ पर टूट पड़े। पहला ही जब मुझ पर हमला आवर हुआ तो शदीद कोफ्त और झिल्ली का एहसास हुआ। मैंने बड़ी शिद्दत से खुद को इस मच्छर के डंक से जख्मी होता महसूस किया। मैंने पूरी जान लगा दी मगर इस जगह को ना खुजा सका। इसके बाद तो जैसे छुरी लग गई, एक के बाद एक मच्छर मुझे काटता रहा। मैंने किसी भी जगह ना खाया। दर्द बर्दाश्त करना इतना मुश्किल नहीं था जितना इस वक्त जिस्म के कोने कोने पर मच्छरों के डंक से होने वाली झिल्ली को बर्दाश्त करना था। मैं रात भर इस बदतरीन अजाब में रहा। सुबह के वक्त में ऐसे गिर पड़ा जैसे जिस्म का सारा खून पी गए हो। ये बात बहुत हद तक सच भी थी। दिन की रोशनी में मैंने जिस्म को देखा तो सर से पीर तक लातादार दानों की शक्ल में मच्छरों के डंक थे। मुझे सुबह सुबह वहां से भी निकाल लिया गया और मेरे ही सेल में दोबारा डाल दिया गया। एक बार फिर सुहेल आया और बोला, अरे अरे ये क्या हुआ? वाह, तुम तो सर से पीर तक गुलाबी हो गए हो। मुझ में बोलने तक की सकत ना थी। कल बुखार था तो आज शायद जिस्म का दर्जा हरारत नॉर्मल से भी कई डिग्री नीचे था। मुझे यहाँ आए 24 घंटे बैठ गई थी और मुझे एक कतरा पानी तक नहीं दिया गया। वो मेरे पास झककर बोला, अब बताओ, अगर कम हुई तो वही फंसे खान हो। मैंने बोलने की कोशिश की मगर लागरी की वजह से बोला ना गया। मैंने महज मुस्करा कर इसे देखा तो इसके तन बदन में आग लग गई। इसने खड़े होकर मेरे मुंह पर 4-5 थप्पड़ मारे। वो बोला, आज की रात तो जरूर टूट जाएगा और अगर ना टूटा तो कल का दिन नहीं देख पाएगा। मेरे मुंह से खून बह रहा था मगर दर्द नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस्म में इतनी जान ही ना थी कि दर्द जैसी फीलिंग महसूस होती। मैं होंठों को हाथों से पूछ भी नहीं पा रहा था। हाथ भी मच्छरों के डंक की वजह से सूजे और बेहिस हो चुके थे। मेरा जहन फिर से तारीकी में चला गया। मुझे पानी की बाल्टी से नहला कर जगाया गया। मैं हड़बड़ा कर उठा। मुझे पहली बार पानी पिलाया गया जिसमें ग्लूकोज शामिल था। एक पुलिस वाले ने मुझे तन ढांपने को लिबास पहना दिया। मुझे एक कमरे में ले जाकर एक कुर्सी से बांध दिया गया, वरना बांधा भी ना जाता तो मैं नींद मुर्दा था। तेज रोशनी मेरी आंखों पर डाली गई। मैंने आंखें मूंद ले और मुश्किल से देखने की कोशिश करने लगा। इतनी सी कोशिश में भी आंखें झलकने लगे। अंदर दाखिल होने वाला सुहेल था। वो बोला, बहुत सी जान थी, हम तो तुझे सूरमा समझे थे। इसके पीछे भी कोई था। जिसके आते ही सुहेल के मुहाफिज बाहर चले गए। वो मेरे करीब आया तो मैंने देखा वो जी कीव गर्देजी था। मेरा ख्याल था कि वो मुझे आज़ाद कराने आया है, मगर इसके चेहरे की खबासत भरी मुस्कुराहट इसके बरक्स थी। वो बोला, ओहो दिया सुहेल, ये क्या कर दिया तुमने पप्पू साहिब के साथ? देखना, ये बड़े खतरनाक हैं। सुहेल अक्कड़ कर बोला, सर हम बड़े बड़ों को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, ये क्या चीज़ है? वो बोला, भाई पप्पू, मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने आया था। तुम्हारी इत्तला पर मैंने कराची में एक ऑपरेशन कर दिया और वो लड़की नेहा और इसका साथी मारे गए। इस जगह से और भी कई शवाहिद मिले कि वो लोग दहशतगर्दी के लिए काम करते थे। मेरी बड़ी वाहवाह हुई और ये सब तुम्हारी इत्तला पर हुआ। मैंने सोचा कि खुद चल कर तुम्हें शुक्रिया अदा कराओ तो आ गया। मुझे खामोश देखकर बोला, जानते हो पप्पू, सुहेल ने बड़ा सही बताया था तुम्हारे मुतालिक कि तुम निहायत चालाक और ज़हीन इंसान हो। इसीलिए मैंने सुहेल के कहने पर इस लड़की को कूनने का काम तुम्हें दिया। मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब तुमने लड़की को कून निकाला, जबकि सब एजेंसियां नाकाम हो गईं। तुम बड़े काम के आदमी हो, मगर मसला यह है कि तुम ताकतवर होने के साथ साथ ताकत को इस्तेमाल करना जानते हो। ताकत और जहानत का एक साथ होना बड़ा खतरनाक कम्बिनेशन है। ऐसा आदमी हमें किसी तौर पर कबूल नहीं। सुहेल तुम्हें बड़ी आसान मौत देगा, फिक्र मत करो। वो जाने के लिए मुड़ा तो मैं झुके हुए सर के साथ बड़ी मुश्किल से नकाहत भरी आवाज में बोला, गर्देजी, अपनी जिंदगी के दिन गिनना शुरू कर दो, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वो रुका और हंसा। सुहेल ने इसे इशारा किया कि फिक्र ना कर, मैं काम कर दूंगा। इसके जाने के बाद मुझे एक पुलिस की बंद गाड़ी में डाला गया और वहां से बाहर ले जाकर चावल के खेत के पास जमीन पर फेंक दिया गया। मेरा जिस्म मुकम्मल मफलूज और बेजान हो चुका था। सुहेल बोला, तुमने इस दिन अच्छी सलाह दी थी कि गर्दन से पकड़कर तुम जैसों को मारना चाहिए। आज इब्तिदा तुमसे ही कर रहे हैं। इसने मेरे सीने की तरफ नाली का रुख किया और बोला, एक मौका देता हूँ, भागो, कोई दूसरा नहीं चलाएगा। तुम्हें खत्म करने का क्रेडिट मुझे मिलेगा। मैं जानता था कि वो चाहता था कि मैं भागूं और वो मुझे पीछे से निशाना बना ले, ताकि ये साबित हो कि मैं फरार की कोशिश में मारा गया। मैंने उठने की कोशिश की मगर गिर पड़ा। 3 दिनों से पेट में एक दाना नहीं गया था और जिस्म बुखार, मलेरिया और नमूनिया जैसी बीमारियों की इमाजगा बना हुआ था। मुझसे उठा ना गया। सुहेल झुनेला कर एक सिपाही से बोला, इसे उठाओ और भगाओ। इसने मुझे सहारा देकर उठाया, मेरी हथकड़ी खोल दी और मुझे भगाने के लिए धकेला।
मैं चावल की फसल में जा गिरा, मेरा पूरा वजूद कीचड़ में लथपथ हो गया। मेरे अर्द गिर्द हमले किए गए जो मुझे डराने के लिए थे ताकि मैं उठकर भागूं। सिपाही सुहेल से 10 कदम दूर लाताल्लुक खड़े थे क्योंकि मैं इतना लागर था कि खड़ा भी नहीं हो सकता था। मैंने ताकत इकट्ठी की और उठने की कोशिश की मगर चित गिर पड़ा। मेरी छाती के नीचे एक पक्का हुआ पत्थर लगा जो शायद कोई ईंट थी। मैंने जिंदगी का आखिरी जुआ खेला। सुहेल झुंझला गया और बोला, ऐसे में उड़ा देता हूँ। वो मेरे करीब आया। मैं कीचड़ में था। मैंने इस पत्थर पर गिरफ्त मजबूत की। सुहेल मेरे सर के करीब पहुंचा और मेरा निशाना लिया। मैंने अचानक ही पत्थर इसके हाथ पर मारा। पत्थर सीधा कलाई पर लगा और पिस्टल इसके हाथ से निकल गया। इसने संभलने की कोशिश की मगर कीचड़ की वजह से इसका पैर फिसला। वो चूंकि एक हाथ वाला था और दूसरा हाथ प्लास्टर में था तो सीधा कीचड़ में चित कर गिरा। मैंने अचानक ही उल्टी कलाबाजी लगाई जिसमें फुर्ती तो ना थी मगर इतनी तेजी थी कि वो पुलिस वाले जो सुहेल की तरफ मुतवज्जे हुए थे उनसे पहले मैंने कीचड़ में गिरा हथियार उठा लिया। हथियार पकड़ते ही मैंने 3 लाजवाब निशाने किए और सूबेदार मुनव्वर को खराज तहसीन पेश किया। मैंने करीब के मामूली फासले से चलाई। मेरी तीनों निशाने पर लगे। पहली सबसे करीब तरीन पुलिस वाले के घुटने पर, दूसरी पीछे वाले की कलाई पर और तीसरी सुहेल की तरफ बढ़ते पुलिस वाले की रान में थी। तीनों महज 3 सेकंड में हुए थे और सुहेल के गिरने के 5 सेकंड के अंदर हुए थे। अगर उनमें से एक भी खाली जाती तो मैं छलनी हो जाता। सुहेल ने कीचड़ में रेंग कर गिरे हुए सिपाही की नाली उठाई मगर एक हाथ होने की वजह से इसे सीधा करने में वक्त लगा। मैंने कीचड़ में लेटे लेटे निशाना किया और मेरी नाली को लगी। वो नाली इसके हाथ से निकलकर कीचड़ में गिर पड़ी। इसने हाथ ऊपर उठा दिए। इतनी सी मशक्कत मेरे लिए ऐसे थी जैसे टनों वजन उठाया हो। सिर्फ 5 सेकंड में बाजी पलट गई थी। उनको एक बीमार और इंतहाई लागर इंसान से अचानक ऐसे हमले की उम्मीद नहीं थी। मैं बुरी तरह हाँप गया था। अगर सूबेदार मुनव्वर की निशाने की ऐसी लाजवाल ट्रेनिंग ना होती और उन लोगों ने मुझे इतना कमजोर ना लिया होता तो मैं आज मारा जा चुका होता। अभी भी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि पैदल आ गाड़ी से कहीं जा सकता। मैं घुटनों के बिल चलता हुआ गाड़ी तक पहुंचा और इसके टायरों का सहारा लेकर खड़ा हुआ। सुहेल भी हाथ उठाए कीचड़ में खड़ा था। बाकी सभी पुलिस वाले दर्द से लूट रहे थे। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अंदर मुझे पानी की बोतल नजर आई। मैंने इसे उठाया और मुंह से लगा लिया। मुझे सुहेल से खतरा था और मैं इसमें हक बजानिब था। वो धीरे धीरे पीछे हट रहा था। मैंने अचानक इसके पैरों की तरफ निशाना किया और इसे कीचड़ में ऊंधा लेटने का इशारा किया। वो मेरा निशाना देख चुका था इसलिए चुपचाप लेट गया। मैंने गाड़ी में तलाशी ली तो मुझे बिस्कुट के 2 पैकेट भी मिल गए। मैंने बेताबी से उन्हें हल्क से नीचे उतारा और पानी पी लिया। बड़ी मुश्किल से हवास बरकरार रखते हुए मैंने सुहेल का ध्यान किया मगर मेरा बदतरीन अंदेशा सच साबित हुआ था। वो कीचड़ में मौजूद नहीं था। शायद कमजोरी की वजह से मैं निहायत बेहोश हो चुका था और मुझे इसके निकल भागने का पत्ता नहीं चल सका। इसने मुझसे मुकाबला करने की बजाय भागने को तरजीह दी थी। तीनों सिपाही अभी भी करा रहे थे और मदद के लिए पुकार रहे थे। मैंने गाड़ी वही छोड़ी और आगे बढ़कर एक सिपाही के जूते उतार लिए। इसने पेंट के नीचे सैंडल पहने थे। ये मैले और गंदे थे मगर इस वक्त मुझे उनकी जरूरत थी। मैंने एक तरफ जाती फसलों का रुख किया और धान की फसल में कीचड़ में लूटता हुआ बढ़ता गया। मुझे मालूम नहीं मैं कब तक और कितनी देर तक चला। फिर अचानक ही मुझे बेहोशी आई और मैं एक बहते नहरी खाले में गिर पड़ा। आँख खिली तो मैं एक चारपाई पर लेटा था। मेरे जिस्म पर एक पुराना सा लिहाफ और चादर थी। छत कच्ची थी और इस पर मजबूत शहतीर थे। शायद अब्र आलूद मौसम था क्योंकि मुझे खुनकी महसूस हो रही थी। मेरे जिस्म में ईंटें उठ रही थीं। मैंने उठने की कोशिश की तो करा निकल गई। मेरे हल्क में कांटे लग रहे थे। इस वक्त एक औरत अंदर दाखिल हुई। इसने मुझे कहा, लेटा रह। इसने एक मिट्टी के प्याले में मुझे गर्म दूध अपने हाथों से पिलाया और बोली, शुक्र है तेरा ताप तो उतरा। मैं इसे गौर से देखने लगा। मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ। मैंने जहन पर जोर डाला तो होश में आखिरी चीज जो याद थी वो खाले में गिरना था। मैं कुछ देर लेटा रहा। मेरे जिस्म में अभी भी निहायत कमजोरी थी मगर पहले जैसी नहीं थी कि मैं खड़ा नहीं रह सकता था। उन्होंने जानबूझकर थर्मल शॉक देकर मुझे मफलूज किया और बाद में मच्छरों की मदद से मलेरिया में मुब्तला किया ताकि मैं धीरे धीरे इतना कमजोर हो जाऊं कि हिलने तक की सकत ना रहे। मैं बोला, तुम कौन हो और मैं कहाँ हूँ? वो बड़ी बेतकल्लुफी से बिस्तर पर मेरे साथ बैठ गई और चाय में एक रस घोल कर मेरे मुंह में डालती हुई बोली, मेरा नाम हमीदा है। हम ज़ात के कुम्हार हैं। तो मुझे 3 दिन पहले शहरी खाले में पड़ा मिला। मैंने बड़ी हिम्मत लगाकर तुझे रेड़ी में डाला। बड़ा वजनी है तो फिर आगे आई तो प्लस ही प्लस मैंने तेरे ऊपर पट्टे रख दिए। मुझे यकीन था तुम बुरे नहीं हो सकते। बुरे बंदे के मुंह पर ऐसा सुकून नहीं होता, ये अब्बा कहते हैं। 3 दिन तो बेहोश रहा। मैं हकीम साहिब से पहाड़ी ताप मलेरिया की दवाई ले आई, पिलाकर तेरा बुखार उतरा। मगर अब्बा कहते थे कि तुझे झुंड सर्दी की लपेट भी लगी है। जिस्म जगह जगह नीला था। मैं गर्म तेल की मालिश करती रही, तब जाकर तो ठीक हुआ।
अच्छा हुआ कि आज तो होश में आ गया। मैं बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, ये बड़ा एहसान है मुझ पर। वो हंस कर बोली, चलो छोड़ो, ऐसा तो होता ही रहता, तुम भी किसी दी जान बचा देना, हिसाब बराबर। देखने में तो बड़े अफसर लगते हो, इतना घबरूती मजबूत जवान ऐसे ठीला कैसे हो गया। मैं बोला, मुझे मेरे दुश्मनों ने मारने से पहले कमजोर किया ताकि हम मुकाबला ना कर सकों। वो बोली, अच्छा। मैं बोला, इस नातवानी के बावजूद मैंने उनको घायल किया और फरार पर मजबूर किया। वो खुश होकर ऐसे बोली जैसे ये कारनामा इसने सरंजाम दिया हो। फिर मैं बोला, वैसे ये कौन सी जगह है। वो बोली, ये बॉर्डर दे पास दी इलाकाए, थोड़ा पासे मुग्गड़ आन दिए। मैं बोला, हाँ, मैं इस इलाके से वाकिफ हूँ। वो बोली, अच्छा, ये बताओ तुम कोई बड़े मुजरिम हो जो तुम्हारे पीछे हैं। मैं नफी में सर हिलाकर बोला, नहीं, और असल में कुछ बड़े मुजरिमों के पीछे हूँ। तुम्हारे पास मोबाइल या कोई ऐसी चीज है जिससे मैं अपने साथियों से राब्ता कर सकूं। वो बोली, नहीं, ऐसी तो कोई शय नहीं। मैं बोला, ठीक है। मैंने आंखें मूंद ले, ये जगह दुश्मनों से ओझल थी। जब तक मैं खुद से चलने फिरने के काबिल नहीं हो जाता मुझे यहीं रहना था। इस दौरान मेरे दुश्मन भी मेरी तलाश से मायूस हो जाते और हो सकता है कि मेरे साथियों की मुकम्मल निगरानी की जा रही हो। मीर उनसे राब्ता दुश्मनों को मुझ तक पहुंचा दे। मैं 3 दिन वहीं रहा। इस दौरान मैं इतना चल फिर लेता कि रफ हाजत के लिए घर से बाहर चला जाता। मेरे जिस्म में धीरे धीरे तवानाई बहाल होने लगी। मैंने हमीदा को मलेरिया और नमूनिया के लिए कुछ अंग्रेजी दवाई लिख कर दे, जो महंगी जरूर थी मगर वो कहीं ना कहीं से ले आई। ये इसका एक और एहसान था। इसका बाप कुम्हार था, वो मटके और दीगर मिट्टी के बर्तन बनाता था और अमूमन रात गए वापस आता। मेरी इससे ज्यादा बात ना हुई। हमीदा एक भरे हुए जिस्म वाली मजबूत लड़की थी। इसकी उम्र 22-30 साल थी। वो तलाक याफ्ता थी। इसका निकाह 14 साल की उम्र में हुआ था। इसका शौहर इसे 17 की उम्र में रुखसत करके ले गया मगर 2 महीने बाद ही इसे एक जानदार और अपनी बेवा औरत पसंद आ गई जिसने शर्त ये रखी कि पहली बीवी को तलाक दो। यूं हमीदा 2 माह तक प्यासे रहकर वापस बाप के घर आ गई। इसके 2 भाई भी थे जो शहर की किसी फैक्ट्री में काम करते थे। वो ईद के मौका पर ही आते और इस वक्त ही बाप को कुछ थमाते वरना जो कमाते साथ साथ उड़ा देते। मैं अब चलने के काबिल हो चुका था। एक सुबह मैंने हल्की फुल्की सी वर्जिश की तो ऐसा महसूस हुआ जैसे जिस्म को जंग लग गया था। पहले तो मैं लागर और बीमार था मगर अब जब से मैं तवाना हुआ था मैदान के बाप की नज़रों में मैंने उलझन देखी। जाहिर था कि एक जवान लड़की के साथ मर्द का तन्हा होना बड़ी परेशानी की बात थी। मैं ये बातें समझता था इसलिए खुद ही इसके बाप से बोला, चाचा, तुम्हारा एहसान तो जिंदा रहकर नहीं उतार सकता। मैं अब जाना चाहूँगा क्योंकि मेरे रुकने की वजह से तुम किसी न किसी मुश्किल में फंस सकते हो। वैसे भी जवान मर्द का घर में ठहरना बदनामी का बायस भी बन सकता है। वो बोला, जैसी तेरी मर्जी। मैंने एक कागज कलम मंगवाया और इस पर अपना शहर का पत्ता लिखा और बोला, कभी भी किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो चाचा, मुझ पर तुम्हारा हक है, मैं जानकर हक अदा करूंगा। इससे अगले दिन मुझे एक साफ सुथरा सूट जो शायद हमीदा के किसी भाई का था या गया। वो छोटा और तंग था मगर तन ढांपने का काम करता था। मेरे मना करने के बावजूद उन्होंने मुझे पैसे दे दिए। मैंने लाहौर के बरक्स इस्लामाबाद जाना ज्यादा मुनासिब समझा। मैं एक लोकल बस में बैठकर इस्लामाबाद उतरा। मेरे पास वैगनों के लिए मजीद पैसे ना थे, 100 में चलता गया और 2-3 घंटों बाद निघत के फ्लैट पर पहुंच गया। रास्ते में पुलिस के चेक पॉइंट थे मगर एक मजदूर पेशा इंसान से उन्हें क्या गरज होती। वो गाड़ियों में झांकते और सभी को चेक करते रहे थे। शाम हो चुकी थी और निघत ऑफिस से आई हुई थी। इसने मुझे देखा तो हैरत से किंग रह गई। वो मुझे देखकर बोली, ये क्या हुआ आपको, ऐसा पीला जर्द चेहरा। अब अंदर आए और ये क्या हुलिया बनाया हुआ है। मैं बोला, बस तुम्हारे इश्क में मुब्तला हो गया हूँ। इसने मुझे बिस्तर पर लुटाया और थोड़ी ही देर बाद मुझे ड्रिप लगा दी। एक सुकून आवर इंजेक्शन लगाकर गहरी नींद सुला दी। मैं अगले दिन चले उठा। निघत घर पर ही थी। इसने मुझे इंतहाई मुरगन ग़िज़ाई खिलाए और पानी की बजाय न जाने कौन कौन से जूस पिलाए। 2 दिन तक मैं इसकी इस मसीहाई से अपनी तवानाइयाँ बहाल करता रहा। मैंने एक ट्रेडमिल मंगवाई और घर ही में जॉगिंग करता रहा। मेरे जो जोड़ सुन हो चुके थे निघत की ट्रीटमेंट से ठीक हो गए। इस वाक़ये के 10 दिनों बाद पहली बार मैं बतौर पप्पू अनवर चौधरी अपना कोट पेंट पहना और घर से बाहर निकला। मैं एक शॉप पर गया, मोबाइल और सिम खरीदी। सिम एक्टिवेट करने के बाद पहली कॉल शिराज को की। वो कॉल अटेंड करके बोला, जी कौन बात कर रहे हैं। मैं बोला, वही जिसकी तुम्हें उम्मीद नहीं। वो यकीनन चौंक पड़ा होगा। वो बोला, पप्पू तुम कहाँ से बोल रहे हो। मैं बोला, आलमबाला से नहीं, इसी गुनाहगार दुनिया से। वो बोला, तुम कहाँ हो, मुझे बताओ, मैं अभी आता हूँ। मैंने इसे लोकेशन बताई और 10 मिनट में एक काली गाड़ी मुझे उठा चुकी थी। इसमें मुनीबा और शिराज था, साथ ही अमजद जलाल था। उन सब के चेहरे जज्बात से सुर्ख हो चुके थे। शायद वो बहरहाल मेरी मौत को तस्लीम कर चुके थे। मैं सबसे मिला तो मुनीबा की कमर पर चुटकी काट कर बोला,
ऐसा मत बनाओ जैसे मेरे मुँह पर आई हो। अमजद जलाल बोला, मुझे यकीन था कि मेरा पप्पू इतनी आसानी से नहीं मर सकता। शिराज बोला, अब ये तुम्हारा पप्पू हो गया। मैं बोला, बाकी सब छोड़ो और ये बताओ कि क्या खबरें हैं। मैंने दानिस्ता कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की, तुम सब कुछ तफसील से बताओ। शिराज बोला, ये सब गर्देजी और सुहेल की मिली भगत थी। सुहेल ने तुम्हारी फाइल यहाँ भेजी थी नादिर खान केस में। जब नेहा को उठाया गया तो सुहेल ने गर्देजी को तुम्हारा नाम दिया। गर्देजी ने वो काम तुम्हें सौंप दिया। इसी दौरान तुमने नेहा का ठिकाना इसे बता दिया और साथ ही वाला अटैक हो गया। सुहेल ने गर्देजी की ही मरफत से तुम्हारा वारंट हासिल किया जो महज तफ्तीश का था, मगर वहाँ उनकी नीयत बदल गई। वो तुमसे कुछ भी पूछना नहीं चाहते थे, बल्कि अपना काम निकलने के बाद तुम्हें मरवाना चाहते थे। ये काम इतना खुफिया रखा गया कि आईजी नबील को भी भनक ना लग सकी। खुद हम भी आईजी की वजह से मुतमईन थे कि तुम महफूज होगे और पुलिस तुम्हें छोड़ देगी, क्योंकि कोई सबूत आगोला वाली बात तो है नहीं। मगर अचानक ही पुलिस इनकाउंटर की न्यूज़ फैली तो हम सब का माथा ठनका। सुहेल के साथ ही पुलिस वालों ने सब बिक दिया। उनके मुताबिक तुम इस काबिल नहीं थे कि चल सको। साथ ही मलेरिया और नमूनिया का भी अटैक दिया गया था कि अगर कुछ ना भी किया जाए तो तुम मलेरिया से ही मर जाओ। तुम्हारी तलाश शुरू हुई मगर तुम्हें ढूंढा ना जा सका। करीब एक जंगल है जहाँ कुछ खतरनाक जानवर पाए जाते हैं। 2 दिन पहले ये फर्ज कर लिया गया कि तुम इस जंगल में किसी जानवर का शिकार बन गए हो। वो हथियार भी उन्हें मिल गई जो तुम्हारे पास थी। पुलिस ने तुम्हारे आदमियों पर जगह तंग कर दी है, मगर उन पर कोई केस नहीं तो महज हरासा किया गया है। आफिस बंद है तुम्हारा। ईरान के अड्डों पर छापे मारे गए, वो भी रूपोश है। मैं बोला, वाले का क्या बना? वो बोला, नदीम शदीद जख्मी है और वाहले को भी लगी है। वाला इस वक्त अडयाला जेल में है। मैं बोला, शिराज, मुझे कल तक वाला जेल से बाहर चाहिए। सब चौंक गए। वो बोला, पप्पू, तुम वाले का क्या करोगे? मैं बोला, वाला डाकू जरूर है मगर आदमी दलेर और जुबान का पक्का साबित हुआ है। इसने आज़ाद होने के बाद फरार होने की कोशिश नहीं की बल्कि अकेले ही नदीम पर हमला किया। ऐसा आदमी मेरे काम आ सकता है। मुझे एक सिक्योर लाइन दो। शिराज बोला, क्यों, तुम किसी को कॉल करना चाहते हो? मैं बोला, जाहिर है अपने आदमियों को। वो बोला, पप्पू, बेहतर होगा कि तुम नए नाम और शनाख्त के साथ अब जिंदगी गुजारो। दुश्मनों को ये समझने दो कि पप्पू मर गया है। एक थे दुश्मन बनकर उनकी सफ़ों में शामिल हो जाओ। मैं नफ़ी में सर हिलाकर बोला, नहीं, ये एहसास कि वो पप्पू को नहीं मार सके बज़ात खुद एक खौफ की अलामत है। ऐसा खौफ जो उनके एतमाद और हौसले को डगमगाएगा। वैसे भी मेरे नाम में मेरे बाप का नाम शामिल है, इसे मैं भी नीचा नहीं दुखा सकता। तुम फौरी तौर पर एसपी सुहेल के जाली इनकाउंटर की एक हाई लेवल इंक्वायरी शुरू करवाओ। उन्होंने मुझे एक सेल फोन दिया जो ट्रेस नहीं हो सकता था। मैंने वजाहत को कॉल की। कॉल अटेंड होने पर बोला, दफ्तर क्यों बंद है? वो बुरी तरह चौंक कर बोला, सक कौन? मैं भड़क कर बोला, अब तुम मेरी आवाज़ भी नहीं पहचानते? वो जज्बात से लबरेज आवाज़ में बोला, साहिब अब। मैं बोला, दफ्तर खोलो और तमाम काम नॉर्मल जारी रखो और वो बल्दिया वालों के पास जाओ। उनको कहो कि मुझे पीर तक वो मंडी खाली चाहिए वरना मैं बल्दिया के दफ्तर को हमसे उड़ाकर वहाँ मंडी बना दूंगा। वो मुस्तैद लहजे में बोला, जी सर, समझ गया। मैंने कॉल काट कर कीसो का नंबर मिलाया और बोला, कीसो, मेरे लिए 2 गाड़ियों का इंतजाम करो, एक इस्लामाबाद के लिए और एक लाहौर के लिए। वो चौंक कर बोला, पप्पू साहिब, ये आप ही बोल रहे हैं? मैं बोला, हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ, इसमें हैरत की क्या बात है? वो गुड़बड़ा कर बोला, कुछ नहीं साहिब, हुक्म फरमाए। मैं बोला, मेरे पिच्चार भी मेरे इस ठिकाने पर पहुंचा दे, बाकी जो भी नई ताज़ा हो बताओ। वो डरते डरते बोला, सर, आप ठीक तो हैं ना? मैं बोला, मुझे क्या होता है, बस ज़रा एक मुख्तसर से हनीमून पर गया था, आज ही लूटा हूँ। तुम ये गाड़ी वाला काम करो और साथ ही मेरे पुराने मोबाइल वाले तमाम नंबर दोबारा नकलुआ कर भेज दो। मेरी वही सिम दोबारा से एक्टिव करवाओ। इसने जोश से कहा, सब हो जाएगा साहिब, सब हो जाएगा। मैंने अगली कॉल गर्देजी को की और बोला, कैसे हैं जनाब? वो शायद किसी मीटिंग में था। जरा धीमे लहजे में बोला, कौन बात कर रहा है? मैं बोला, कमाल है, ऐसे देने की बारी भूल गए। पप्पू अनवर चौधरी, इसे खांसी का एक दौरा पड़ा। वो फंसी आवाज में बोला, अटक, कौन तुम हो पप्पू? मैं बोला, हाँ, मैं ही हूँ। अब भी कमाल करते हैं, हद होती है हमाकत की। जिस आदमी ने वो किया जो अब की तमाम इंटेलिजेंस ना कर सकी, एक मामूली पुलिस वाले के हाथ मारा जाएगा, ये कैसे सोच लिया आपने? वो तो खुद जान बचा कर भागा था। खैरात में दी है इसे जिंदगी। अब बताइए, मौत कैसी पसंद करेंगे? कुत्ते की मौत आगीदड़ की? मेरा मशवरा है सुअर की मौत मुनासिब रहेगी। वो बोला, तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? मैं बोला, हाँ जानता हूँ, तुझी तो बात कर रहा हूँ। आज रात तक अगर मुझे 5 करोड़ नहीं मिले तो कल का सूरज तुम्हारे बीवी बच्चे दुबई में नहीं देखेंगे। मैंने कॉल काट कर मोबाइल शिराज को दे दिया। मैं बोला, गाड़ी यहीं रोक दो, मैं यहाँ से अकेला जाऊंगा, अब मैं ठीक हूँ,
कोई मेरा हाल भी नहीं बिगाड़ सकता। मैंने इसी दिन वापसी का प्लान बनाया। मैंने दुबई में इस बंदे से राब्ता किया जो मेरे लिए वहाँ क़याम का इंतज़ाम करता था। मैंने इसे कहा कि जी कीव गर्देजी के बच्चे किस होटल आ काटेज में ठहरे हैं, अता करो और मुझे बताओ। मैंने कीसों के बंदे को बुलवाया क्योंकि मैं लंबी ड्राइविंग नहीं करना चाहता था। शाम के वक्त में लाहौर पहुंचा और सीधा ऑफिस गया। ऑफिस में वजाहत और रुखसार दोनों मौजूद थे। वजाहत बड़ी बेयकीनी और खुशी की कैफियत में सरशार लहजे में बोला, सर आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि मुझे आपको देखकर कितनी खुशी हुई है। मैं बोला, खैर अंदाज़ा कर सकता हूँ, तुम बस अच्छी सी चाय पिलवाओ। मैं अखबार की तरफ मुतवज्जे हुआ तो रुखसार की मोटी मोटी आंखों में आंसू तीर रहे थे। वो बोली, सर मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि इस जिंदगी में अब से दोबारा मुलाकात हो गई। लोगों ने क्या क्या कहानियां घड़ी थी और मैंने भी उन पर यकीन कर लिया। मैं बोला, लोगों का तो काम ही यही होता है कि कहानियां गैर हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। खैर ये बताओ बल्दिया वाले मामले का क्या बना। वो बोली, सर पहले तो जरा सा झगड़ा हुआ मगर बाद में मामला ठंडा पड़ने लगा और अब तो काम बिल्कुल ठप हो गया। मैं बोला, उनको जरा तेज करना था ना। खैर वजाहत को दोबारा भेजता हूँ। वजाहत ऑफिस बुआई के साथ चाय लेकर आया तो मैं बोला, हाँ। वजाहत क्या बना, इस टीएमओ के बच्चे को बात समझ नहीं आई। वो बोला, आज मैंने जब बताया कि बास का आर्डर है कि मंडी खाली करो वरना दफ्तर को बम से उड़ा दूंगा तो एक लम्हे को डरा। फिर इसे हौसला हो गया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। शायद इसके पास कोई मुसद्दिका इत्तला थी कि आपको पुलिस इनकाउंटर में ख़त्म कर दिया गया है। मैं बोला, पुलिस की इतनी आकात किया कि मुझे हाथ भी लगा सके। खैर तुम ऐसा करो कि देखे पकवा कर पहले की तरह भिजवा दो और बाकी 4-5 मुकम्मल मुसल्ला लड़के यहाँ आस पास भी खड़े करवा दो। मैंने दुबई कॉल की और पूछा, हाँ भट्टी क्या बना है। वो बोला, गर्देजी की फैमिली आज से नहीं है। एक काटेज है समंदर के पास, 2 बैग है। मैं बोला, उन पर नजर रखो और मुझे बताना कि रात के खाने में क्या बनेगा। 10 मिनट बाद इसने कॉल की कि उन्होंने सबवे से चीज सैंडविच ऑर्डर किए हैं। मैंने गर्देजी को कॉल मलाई और बोला, क्यों भाई मेरे पैसे कहाँ हैं। वो बोला, तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। मैं हंसा और बोला, अपने बच्चों को कहो कि रात का खाना डट के खा ले, हो सकता है कि ये उनका आखिरी चीज सैंडविच हो। मैंने कॉल काट दी। वजाहत घबराह भरे लहजे में बोला, सर पुलिस की 2 गाड़ियां आती हैं। मैं बोला, तो आने दो, लड़कों को तैयार करो, अगर मैं हुक्म दूं तो कोई पुलिस वाला जिंदा वापस ना जाए। वो हैरत से बोला, यानी पुलिस पर गोली। मैं हंस कर बोला, क्यों पुलिस बुलेट प्रूफ होती है। ये सवाल जवाब करता था कि एसपी दाखिल हुआ जो पहले सुहेल की मैयत में आया था। वो रोब भरे लहजे में बोला, और तो तुम मैनो छुपे हो, हम कब से तुम्हारी तलाश में थे। मैं फैल कर कुर्सी पर लेटते हुए बोला, अच्छा मुझे तो लगा तुम लोग अपनी मौत की तलाश में थे। वो जरा सा चौंक गया क्योंकि इससे कबल मेरी हिस्ट्री ये थी कि मैं पुलिस के साथ ताउन किया करता था, लेकिन मुझे शदीद जिस्मानी तशद्दुद के बाद इनकाउंटर की खबरें भी उन तक पहुंच चुकी थीं कि इस कदर लागर होने के बावजूद मैंने उन सब को ज़ेर कर लिया। सेसित्ता होते हुए भी उनको मात दे दी और सुहेल तो जान बचा कर भागा था मुझसे। ऐसे में मेरे खौफ ने पुलिस वालों के दिलों में जगह पा ली थी। वो बोला, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मैं बोला, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं कि जब तुम कहो चल पड़ूं। वो बोला, हमारे पास सरकार की इजाजतनामा है, ये देखो मिनिस्ट्री से आर्डर है। मैं हिकारत से बोला, भाड़ में गई तुम्हारी मिनिस्ट्री। अगर किसी माई के लाल में हिम्मत है तो मुझे इस दफ्तर से बाहर ले जाकर दिखाए, एक एक की लाश नहीं गिरा दूंगा। वो बोला, देखो तप्पू, कानून के साथ ताउन करो, इसमें तुम्हारा भला है। मैं बोला, अपनी अपनी डांट में टागों में धाओ और चीखों चीखों करते दफ हो जाओ, इसमें तुम्हारा भला है। इसका चेहरा सुर्ख हो गया। इस कदर नफीली अपने सिपाहियों के सामने हुई थी कि वो सख्त मुजमल हो गया था। मैं बोला, उन हिजरों में अगर किसी में दम है तो मुझे हथकड़ी लगा कर दिखाए। एसपी ने पीछे खड़े लंबे से एसआई को इशारा किया। वो सवालिया निगाहों से देखता रहा मगर आगे ना बढ़ा। इस बार एसपी इसका नाम लेकर इसे हथकड़ी लगाने का हुक्म दिया। अब वो आगे बढ़ा और घूमकर मेरी कुर्सी की तरफ बढ़ा। बाकी पुलिस वाले भी मुस्तैद हो गए कि अब रखने बड़ा होगा। मैं चेहरे पर मुस्कुराहट लिए उनका खौफ देख रहा था। वो एएसआई जब मेरे पास पहुंचा और कपकपाते हाथों से हथकड़ी बढ़ाई, मैंने अचानक ही इसकी समझने पर ठोकर मारी। वो चित ऊंधा मेरी गोद में गिरा। मैंने झट से इसकी बंदूक निकाली और एक पुलिस वाले के हाथ पर निशाना किया। नाली छूट कर दूर जा गिरी। एसपी ने कूद कर सोफे के पीछे जाने की कोशिश की मगर मैंने चलाई जो इसकी टांग में लगी। एक पुलिस वाला हर खड़ा था। वो तेजी से अंदर बढ़ा और एक पुलिस वाला ऊंधा मेरी गोद में पड़ा देखा। एक खून आलूद हाथ थामे खड़ा चीख रहा था। एसपी सोफे के पीछे उल्टा टांग को थामे हुए था। मैंने रिवाल्वर को इसकी तरफ सीधा किया तो इसने फौरन नाली नीचे रख दी और हाथ ऊपर कर दिए।